अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और खौफनाक कहानी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या हुआ, वो खौफनाक वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीज़ें सिर्फ़ किस्से कहानियों में ही होती हैं। और शायद मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ तो होता है जिससे बहुत लोग घबराते हैं। जैसा कि 2022 शुरू हो चुका है और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़ये से खौफज़दा नज़र आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि जैसे हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह और भी बहुत सी मखलूक़ात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो वो मखलूक़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसा कि जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, समंदरी मखलूक़ात वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ मखलूक़ात ऐसे भी हैं जिनसे हम डर जाते हैं, जैसा कि जंगली जानवर, शेर, चीता, भेड़िया या सांप बिच्छू वगैरह, क्योंकि ये सब मखलूक़ात को हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मखलूक़ात भी हैं जिनको शायद आज तक हमने देखा ही नहीं, पर वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि वो मखलूक जिनको हम हवाई चीज़ें कहते हैं। इनमें जिन्नात, चुड़ैल, छलावा और बदरू शामिल हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनको ज़्यादातर वीरान जगहों पे, खाली पड़े मकानों में, पुराने दरख्तों पर, गंदी जगहों पर अक्सर पाई जाती हैं। और जिस जगह पर 40 दिन तक सूरज की रोशनी ना पड़े और लाइट ना जले, तो ये चीज़ें वहाँ बसेरा कर देती हैं, ताकि इनका भी किसी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा इनसे सामना होता है तो इनको भी इतना ही बुरा लगता है कि अगर कोई चीज़ हमारी जगह पर कब्ज़ा करे तो हमें बुरा लगता है। इस वजह से ये हमें वहाँ से डराकर भगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इनकी जगह को छोड़ दें और वो अपना बसेरा कायम रखें। और दोस्तों, इनमें भी बहुत से इक़साम होते हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि इंसान को नुकसान भी पहुँचा देती हैं। और ऐसी चीज़ें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं। जैसा कि जब हम अकेले किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं तो अचानक से इस जगह पर किसी खौफनाक आवाज़ के आने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप इस चीज़ की हदूद में से गुजर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि वो जगह सिर्फ घर से ही बाहर हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है। जैसा कि आपके घर का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप रात में कम ही जाते हैं, स्टोर रूम, बेसमेंट, छत वगैरह। तो कभी कभी हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते, लेकिन इनको महसूस ज़रूर कर लेते हैं। और कभी जब इनमें से एक भी चीज़ हमारे सामने रोनुमा हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि हमारा इन चीज़ों से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता। तो इस वजह से इनको अपने सामने देखकर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और होश खो देते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं भी दूसरे लोगों की तरह इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था, और जब भी कोई दोस्त मुझे इन चीज़ों के बारे में बताता तो मैं इसका मजाक उड़ाया करता था और मैं इसको कहता, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। और फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया और रात 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। और इसके बाद हम सब अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, ना ही कोई रोकने वाला है, क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुँचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं कि किस में कितना दम है। ये कहकर सब ने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज़ कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता कर ली, क्योंकि मैं सर्दी से कांपने लग गया था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। और अब मैं बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था और बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती और इसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज़ के और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी।
और मैं चलते चलते एक मोड़ पर जा रुका। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। इसका नाम ठंडी सड़क था और ये इस सड़क का नया नाम है, जबकि ये सड़क इस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और दोनों अतराफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे जैसे इस सड़क पर किसी ने बांसों की छत डाली हो, और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ा करती थी। बस यूँ समझ लें कि ये सड़क एक बहुत बड़ी सुरंग की तरह थी जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्द ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने जाना तो धर्मपुरा ही है और वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे और मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि ये सड़क पहले ही अजीबोगरीब वाक़यात से बदनाम थी और बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीज़ों का बसेरा है और इनका ये भी कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुज़रता है इसके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो जाती है। और काफ़ी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुज़रते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगलनुमा झाड़ियाँ और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था, यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की दीवार ही थी और रात के 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था, जबकि मैं तो तकरीबन 1 बजे के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। मेरे नज़दीक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज़्यादा तेज़ थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। मैं अभी थोड़ी दूर ही गया होऊंगा कि मुझे ऐसे लगा कि सड़क के बाईं तरफ कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया और बाइक की लाइट इसकी तरफ की तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घुंघराले लंबे बाल थे जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे और इसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश था और ख़ूबसूरत था और इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। और फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बज रहा है और ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है, या ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत है जो कि रात को धंधा करने निकली है, या फिर ये डाकुओं के साथ मिली हुई है जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती है और इसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर ली और मैं बहुत धीरे धीरे से ये सब सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। और जब इसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया तो मैंने बाइक सड़क की दाएं तरफ कर ली और मैंने अपनी बाइक को रोक लिया, जबकि वो सड़क के बाईं तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगे तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी और दूर से ही बाइक पर बैठे हुए इसको पूछा, कौन हो तुम? इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे कर ली और फिर थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इसने फिर से कोई जवाब ना दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ मैं इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं इसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊंची आवाज़ में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो फिर मैं जाने लगा हूँ। तो इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से कहीं से पंचर लगवा कर आता हूँ। और मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरा शौहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया और मैं बाइक से उतरकर इसकी तरफ गया और मैंने कहा, देखिए आप रोएं मत, मुझे ये बताएं कि आपका शौहर किस तरफ गया है? तो इस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा।
वो उस तरफ गए हैं। तो मैंने इस औरत से कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूँगा, फिर आप उधर से अपने घर चले जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, और वैसे भी मैं धर्मपुरा ही जा रहा हूँ। इस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रिक्शा तक ले जाएंगी, आगे मैं खुद चले जाऊँगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके इसके पास ले गया और वो बाइक पर बैठ गई और हम वहाँ से चल पड़े। और अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और मैं बहुत कांपते हुए बाइक चला रहा था। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है और ऐसे में इससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा और हो सकता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई बातचीत ही कर लूँ। मैंने इसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है और हम फ़लाँ जगह रहते हैं और आज मैं फ़लाँ फ़िल्म देख के आ रहा हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही। इस पर इसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है ये अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड कर रही है और मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात करें। मुझे लगता है मैं खुद से ही बातें करते जा रहा हूँ, अब कुछ बोलो भी। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज़ में कहा, चुपचाप आगे देखकर चलो वरना पछताओगे। मैं चौंक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम ही ना लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज़ कर ली, पर वो सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं तो इसको चौथे गियर में फुल तेज़ चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। और ये सब देखकर अब मैं पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी भी आधी सड़क पर नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही तेज़ी से सांस ले रहा है। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब मैं कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और अचानक से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए अपने कंधे पर नज़र डाली तो मुझे अजीब सा बड़े बड़े नोकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता से मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज़ आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज़ भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह में फंस गई है। इसके टायर तो घूम रहे थे पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने मेरे पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई। मैंने कांपती हुई गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ ही एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें थीं जो रात में लाइट की तरह रोशन थी और इसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ा हुआ था जो काफ़ी दूर था और शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। मैं और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा और इसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैंने जल्दी से कलमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5 मिनट में ही धर्मपुरा के चौक में जा पहुंचा और बिना रोके ही घर चला गया। अब वो चीज़ कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि इस दिन मुझे फ़ौरन से बहुत तेज़ बुखार हो गया और इस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाया, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीज़ें होती हैं।